हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्नॉलेजमेंट अंडर मुस्लिम लॉ। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एक्नॉलेजमेंट एंड अडॉप्शन। तो हम लोग देखेंगे कि एक्नॉलेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, एक्नॉलेजमेंट क्या है अंडर मुस्लिम लॉ। तो सबसे पहले इसके लिए देखेंगे कि एक्नॉलेजमेंट के बारे में। तो एक्नॉलेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। Acknowledgement of paternity, इकरार नसब, by a person means that he has accepted himself as the father of a child. Acknowledgement क्या होता है? किसी चीज़ की स्वीकृति कब कहेंगे कि ये मुस्लिम लॉ के अंतर्गत एक्नॉलेजमेंट में आ रहा है। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, पितृत्व की अभिस्वीकृति। एक व्यक्ति है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा अभिस्वीकृति की जा रही है पितृत्व की। किस बात की जा रही है? दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड हिमसेल्फ एज फादर ऑफ ए चाइल्ड, कि उसने अपने आप को ये स्वीकार कर लिया है कि वो एक बच्चे का पिता है। वेयर, और ये ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है जब वो ऐसा अपने आप को स्वीकार करता है कि वो एक बच्चे का पिता है? ये तब होता है वेयर पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड इज अनसर्टेन, जब कोई बच्चा है अंडर मुस्लिम लॉ और उसकी जो पैटर्निटी है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। क्यों अनसर्टेन है वो देखेंगे। बिकॉज द मैरिज ऑफ इट्स पेरेंट्स कुड नॉट बी इस्टेब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड्स कंसेप्शन और बर्थ, क्योंकि ये जो बच्चा है जिसके पितृत्व की अस्वीकृति की जा रही है, उसके पेरेंट्स के बीच में जो मैरिज थी वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। कब? एट द टाइम ऑफ चाइल्ड्स कंसेप्शन और बर्थ, जिस समय बच्चे का कंसेप्शन हुआ या उस समय जिस समय उसका बर्थ हुआ। तो ऐसे समय पे उस बच्चे के जो माँ बाप हैं वो एक्नॉलेजर और वो जो मदर हैं, उन दोनों के बीच में मैरिज इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी, इसलिए बच्चे का पितृत्व जो है वो अनसर्टेन हो गया। अब जब पिता इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए वो अपने आप को स्वीकार करता है कि आई एम द फादर ऑफ दिस चाइल्ड, द हस्बैंड में बाई अ डिक्लेरेशन एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट दैट ही इज फादर ऑफ दैट चाइल्ड। तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो एक डिक्लेरेशन के द्वारा वो अपने आप को एक्नॉलेज कर सकता है, अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता है दैट ही इज़ द फादर ऑफ दैट चाइल्ड, कि मैं उस बच्चे का पिता हूँ। इन अदर वर्ड्स, where the legitimacy of a child is neither proved nor disproved, the acknowledgement of paternity by a person may establish the existence of a valid marriage। ये कहा जा रहा है कि where the legitimacy of a child, किसी बच्चे की वैधानिकता जब neither proved, ना तो प्रूव की गई है और ना ही डिसप्रूव्ड की गई है। अब प्रूव्ड डिसप्रूव्ड आपने सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट में देखा होगा। फिर आगे कहते हैं तो ना तो प्रूव की गई है, मतलब ना तो वो सिद्ध हुआ है और ना ही ना सिद्ध हुआ है। दी एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी बाई अ पर्सन में इस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वैलिड मैरिज। तो अगर कोई एक व्यक्ति इस तरीके से अगर एक्नॉलेजमेंट करता है कि मैं किसी ऐसे बच्चे का पिता हूँ जिसका पितृत्व जो है अनसर्टेन था, तब ऐसी स्थिति में द एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड मैरिज एंड आल्सो द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड मैरिज इस्टेब्लिश हो जाता है और उस बच्चे की लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश हो जाती है। क्योंकि जैसे ही अगर मैरिज लीगल हो गई तो बच्चा तो अपने आप आउट ऑफ द वेडलॉक, अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा तो अपने आप ही लेजिटिमेट हो गया। तो इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट करके उस मैरिज को और उस बच्चे की लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट कर सकता है। बट where each child is illegitimate either because it is born out of adultery or because marriage of its parents is prohibited under Muslim law। लेकिन अगर ये बच्चा जो है उसकी इलेजिटिमेट है, इसलिए क्योंकि जो वो या तो एडल्ट्री की वजह से उस बच्चे का जन्म हुआ है, इसे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जिना बोलते हैं, जिना की वजह से किसी बच्चे का जन्म हुआ है, या मैरिज इज
its parent marriage of its parents is prohibited under Muslim law. मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो विवाह हुआ है इसके पेरेंट्स के बीच में, उस बच्चे के पेरेंट्स के माता पिता के बीच, वो क्या है, प्रोहिबिटेड थी मुस्लिम लॉ के अंतर्गत. तो दी एक्नॉलेजमेंट कैन नॉट मेक द चाइल्ड एस्टिमेट. तो इस तरीके के जो विवाह से, चाहे वो एडल्ट्री हो, एडल्ट्री के दौरान किसी बच्चे का जन्म हुआ है, या किसी ऐसी शादी हुई है जो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत प्रोहिबिटेड थी, तो ऐसे इस स्थिति में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो एक्नॉलेजमेंट कैन नॉट मेक द चाइल्ड लेजिटिमेट. तो ऐसे एक्नॉलेजमेंट के द्वारा उस बच्चे को लेजिटिमेसी नहीं दी जा सकती है, वो बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं हो सकता है. तो ये एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से. द स्कोप ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी इज़ देयरफॉर. इसलिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी का जो ये डॉक्ट्रिन है, इसका स्कोप जो है वो क्या है, देयरफॉर लिमिटेड. इसलिए यह असीमित ना होकर के बल्कि सीमित है. ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल मैरिज है, कोई प्रोहिबिटेड मैरिज थी मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, और आप कोई बच्चा जन्म लिया तो उसका एक्नॉलेजमेंट करके उसको वायलेट बना देगा. ऐसा नहीं है कि लेजिटिमेट हो जाएगा. मैरिज ऐसी होनी चाहिए, खाली वो इस्टेब्लिश ना हुई हो लेकिन उनके बीच में कोई ऐसा संबंध ना हो जो इलीगैलिटी को दर्शाता हो या प्रोहिबिटेड हो. तो इसलिए कहते हैं कि ये क्या है, ये जो डॉक्ट्रिन है, एक्नॉलेजमेंट का डॉक्ट्रिन है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी का डॉक्ट्रिन, ये एक लिमिटेड स्कोप वाला डॉक्ट्रिन है. अंडर मुस्लिम लॉ लेजिटिमेटिंग और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इलेजिटिमेट चाइल्ड एज लेजिटिमेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. मुस्लिम लॉ के अंतर्गत लेजिटिमेटिंग और प्रोसेस ऑफ मेकिंग इलेजिटिमेट चाइल्ड एज लेजिटिमेट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत इस बात की मान्यता नहीं मिली है कि आप किसी इलेजिटिमेट चाइल्ड को लेजिटिमेट बना सकते हो एक्नॉलेजमेंट के द्वारा. एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से हम किसी इलेजिटिमेट चाइल्ड को लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं कर सकते. ऐसा मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो है वो रूल नहीं है. मुस्लिम लॉ ऐसी मान्यता नहीं देता है. देयरफॉर इफ़ अ चाइल्ड हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी इलेजिटिमेट, अगर कोई बच्चा इस तरीके से प्रूव कर दिया गया है कि ये इलेजिटिमेट चाइल्ड है, द डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन एक्नॉलेजिंग हिज पैटर्निटी कैन नॉट मेक द चाइल्ड लेजिटिमेट. तो इस तरीके से जो उद्घोषणा है किसी व्यक्ति के द्वारा एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से पैटर्निटी के लिए, उसको लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं बना सकती है, क्योंकि मुस्लिम विधि इस बात की मान्यता नहीं देती है कि किसी इलेजिटिमेट चाइल्ड को एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से लेजिटिमेट बनाया जा सके. द एक्नॉलेज्ड चाइल्ड मे बी अ सन और ए डॉटर. अब एक प्रश्न ये उठता है, क्या एक्नॉलेजमेंट केवल सन का हो सकता है या डॉटर का भी हो सकता है या दोनों का हो सकता है? तो जहाँ तक ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट फॉर पैटर्निटी की बात है, तो ये चाहे सन हो या डॉटर, दोनों के लिए मान्यता देता है कि चाहे जो भी बच्चा हो, चाहे मेल हो या फीमेल चाइल्ड हो, दोनों बच्चे के लिए एक्नॉलेजमेंट किया जा सकता है कि हाँ, शी इज़ माई डॉटर और ही इज़ माई सन, और आई एम द फादर ऑफ दिस सन, और आई एम द फादर ऑफ दिस गर्ल. Such a acknowledgement can be made by a person where the child is uncertain regarding his paternity. मोहम्मद अलाहाबाद वर्सेस मोहम्मद इस्माइल, एक केस आया जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वेयर द पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड दैट इज हिज लेजिटिमेट डिसेंट फ्रॉम हिज फादर कैन नॉट बी प्रूव्ड by the establishing a marriage between his parents at the time of his conception or birth, the Mohammedan law recognizes acknowledgement as a method whereby such marriage and legitimate descent can be established as matter of substantive law for purpose of inheritance. तो ये इस केस में कहा गया, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि फॉर द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड, किसी जहाँ बच्चे की जो पैटर्निटी है, प्रतित्व है, वो क्या है, दैट इज़ हिज लेजिटिमेट डिसेंट फ्रॉम हिज फादर कैन नॉट बी प्रूव. तो उसके जो लेजिटिमेट डिसेंट है उसके पिता से,
वो प्रूव ही नहीं किया जा सकता है, साबित ही नहीं किया जा सकता ऐसा बाई इस्टेब्लिशिंग ए मैरिज। वो एक शादी को स्थापित करके इस बात को प्रूव नहीं किया जा सकता उसके फादर का कि कौन इसका फादर था, क्या इसके डिसेंट थे, बिटवीन हिज पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ हिज कंसेप्शन और बर्थ। तो उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जिस समय उसका कंसेप्शन हुआ उस बच्चे का या जिस समय बर्थ हुआ उस समय ये साबित नहीं हो पाया कि ये शादी थी, एक विवाह था पति पत्नी के बीच में और ये इसके पिता और ये इसकी माँ थी। तो ऐसी स्थिति में दी मोहम्मदन लॉ recognizes acknowledgement as a method whereby such marriage and legitimate descent can be established। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मदन लॉ एक मान्यता देता है एक्नॉलेजमेंट को एक माध्यम के रूप से, एक तरीके के रूप में जिसके द्वारा मैरिज सच मैरिज एंड लेजिटिमेट डिसेंट कैन बी एस्टेब्लिश्ड। तो ऐसे विवाह को और ऐसे लेजिटिमेट जो डिसेंट है उसका वो बच्चा है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके एज मैटर ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, एक सारवान विधि के रूप में फॉर पर्पजेज ऑफ इनहेरिटेंस। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है फॉर द पर्पजेज ऑफ इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार के लिए, इनहेरिटेंस के लिए कि इनहेरिटेंस में उसको उसके पिता की प्रॉपर्टी उसको मिल सके। तो ऐसी स्थिति के लिए ऐसा किया जाता है। तो आपने देखा कि वेयर द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड दैट इज़ हिज लेजिटिमेट डिसेंट फ्रॉम हिज फादर, कि वो अपने फादर से एक लेजिटिमेट डिसेंट है, कैन नॉट बी प्रूव्ड, इस बात को प्रूव नहीं किया जा सका है। कैसे नहीं प्रूव किया जा सका है? बाई इस्टेब्लिशिंग ए मैरिज, की एक विवाह था उस बच्चे के उस डिसेंट के पेरेंट्स के बीच में, जो उसके फादर और मदर के बीच में, बिटवीन हिज पेरेंट्स। और किस समय विवाह था? उस विवाह को नहीं इस्टेब्लिश किया जा सका है जिस समय वो बच्चे का कंसेप्शन हुआ या जिस समय वो बच्चा जन्म लिया। तो ऐसे समय पे ये चीज़ अगर नहीं इस्टेब्लिश हो पाया है कि उस दौरान उसके जो माता पिता थे उनके बीच में कोई एक लीगल मैरिज थी, तो मोहम्मदन लॉ इस बात को मान्यता देता है कि एक्नॉलेजमेंट एज ए मेथड, एक्नॉलेजमेंट की मान्यता देता है एक तरीके के रूप में, एक मेथड है कि जिससे वेयर बाई सच मैरिज एंड लेजिटिमेट डिसेंट कैन बी एस्टेब्लिश्ड। तो जिसके द्वारा ये मैरिज, इस तरीके की मैरिज जिसका इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है और ऐसे लेजिटिमेट डिसेंट को इस्टेब्लिश किया जा सके, किस पर्पज के लिए? एक सारवान विधि के रूप में, इनहेरिटेंस के पर्पज के लिए। अ पर्सन में आइदर एक्सप्रेसली डिक्लेयर दैट ही इज फादर ऑफ चाइल्ड और एक्नॉलेजमेंट में बी इन्फर्ड फ्रॉम हिज कंडक्ट। तो आगे ये कहता है कि अ पर्सन में आइदर एक्सप्रेसली डिक्लेयर, एक व्यक्ति या तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर सकता है दैट ही इज फादर ऑफ ए चाइल्ड, कि वह एक बच्चे का पिता है, या एक्नॉलेजमेंट में भी इन्फर्ड, या एक्नॉलेजमेंट को इन्फर किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे अनुमानित किया जा सकता है? फ्रॉम हिज कंडक्ट, उसके कंडक्ट के द्वारा, उसके आचरण के माध्यम से। कंडीशन फॉर वैलिड एक्नॉलेजमेंट, अब वैलिड एक्नॉलेजमेंट के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं? तो हम लोग देखेंगे एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी इज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव मुस्लिम लॉ। एक्नॉलेजमेंट क्या है? अब स्वीकृति क्या है? सारवान मुस्लिम विधि का एक सारवान भाग है। दिस मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ प्योर मुस्लिम लॉ, और यह कैसे किया जाना चाहिए? प्योर मुस्लिम विधि के अनुसार किया जाना चाहिए। फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर ए वैलिड एक्नॉलेजमेंट, वैलिड एक्नॉलेजमेंट के लिए फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं वो आवश्यक हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? तो नंबर 1 ये है कि द चाइल्ड एक्नॉलेज्ड मस्ट नॉट बी एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ इलिसिट इंटरकोर्स। तो आपने देखा कि अगर इलिसिट इंटरकोर्स से, अवैध तरीके से, इलिसिट तरीके से अगर इंटरकोर्स हुआ है मदर और फादर के बीच में, तो ऐसे एक्नॉलेजमेंट के द्वारा किसी बच्चे को ऐसे एक्नॉलेजमेंट के द्वारा किसी बच्चे को पहली बात लीगल नहीं बनाया जा सकता है, लेजिटिमेट नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए एक्नॉलेजमेंट नहीं हो सकता ऐसे बच्चे के लिए जो इलिसिट रिलेशनशिप के द्वारा जन्म हुआ हो, जिसका अर्थात जिन्ना के माध्यम से जिसका जन्म हुआ हो। द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द चाइल्ड्स मदर एंड द एक्नॉलेजर मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। जो एक्नॉलेजर है और जो बच्चे की मदर है उनके बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। किस समय? एट द टाइम व्हेन द चाइल्ड वुड हैव पॉसिबली बीन कंसीव्ड और बॉर्न, उस समय जिस समय बच्चा पॉसिबली संभवतः जिस समय वो कंसीव हुआ
या जिस समय उसका जन्म हुआ। नंबर 2, द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी अनसर्टेन। जो पैटर्निटी है, पितृत्व बच्चे की, वह अवश्य रूप से अनसर्टेन होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए। बिफोर द एक्नॉलेजमेंट, किस समय? तो एक्नॉलेजमेंट से पूर्व उसकी जो पैटर्निटी होनी चाहिए वो अनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो निश्चित है, वो कि ये बच्चा जो है किसी व्यक्ति का बच्चा है, अब आप कह रहे हैं नहीं ये तो मेरा बच्चा है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर इस्टेब्लिश नहीं है किसी का पितृत्व, अनसर्टेन है कि कौन इसका पिता है, तभी एक्नॉलेजमेंट के द्वारा उसको पितृत्व दिया जा सकता है, उसको लेजिटिमेट किया जा सकता है। दैट इज़ टू से, जिसका कहने का आशय है कि द चाइल्ड मस्ट नॉट बी द ऑफस्प्रिंग ऑफ एनी अदर नोन पर्सन, कि वो किसी नोन व्यक्ति का, किसी ज्ञात व्यक्ति का ऑफस्प्रिंग नहीं होना चाहिए। इफ़ इट इज़ प्रूव्ड दैट सम अदर पर्सन इज़ द फादर ऑफ दैट चाइल्ड, द एक्नॉलेजर कैन नॉट एक्सेप्ट एज हिज ओन चाइल्ड। तो अगर ये चीज़ प्रूव कर दिया जाता है कि ये बच्चा जो है किसी फला व्यक्ति का बच्चा है, तो इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति एक्नॉलेज करके उस व्यक्ति को अपने बच्चे के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे कि देयर मस्ट बी सच डिफरेंस इन द रेस्पेक्टिव एज ऑफ द एक्नॉलेजर एंड द चाइल्ड विच कन्फर्म्स टू द फादर चाइल्ड रिलेशनशिप। बच्चे और उस जो एक्नॉलेजर है उसके बीच में इतनी एज गैप होनी चाहिए कि जिससे ये कंफर्म हो सके कि हाँ वो पिता और पुत्र का संबंध है। अब पता चला कि बच्चे की एज ज़्यादा है और पिता की एज कम है, तो ऐसा कहाँ संभव हो सकता है? या दोनों के बीच में 1 साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है, तो ऐसा कहाँ संभव है कि वो बच्चा पिता पुत्र का संबंध स्थापित करता हो? तो इफ़ द एक्नॉलेजर इज इक्वल इन एज और is younger to the acknowledged person, the acknowledgement of paternity would be void, or its very face, the acknowledged person, the acknowledgement of paternity would be void or its very face, because they would not appear to be father and child। तो आपने देखा अगर दोनों समान एज के हैं या उससे कम एज का पिता है तो कैसे संभव हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में एक्नॉलेजमेंट क्या होगा? वो void होगा। बिकॉज दे वुड नॉट अपेयर टू बी फादर एंड चाइल्ड, क्योंकि वो पिता पुत्र का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी प्रूडेंट मैन मान ही नहीं सकता कि ये व्यक्ति इसका पिता हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वैली, द एक्नॉलेजर मस्ट बी एट लीस्ट 12.5 ईयर ओल्डर देन द पर्सन एक्नॉलेज। एक वैली महोदय उनके द्वारा ये कहा गया कि एक्नॉलेजर जो है और जिस बच्चे का एक्नॉलेजमेंट किया जा रहा है जिसके पितृत्व के बारे में, उन दोनों के बीच में आवश्यक रूप से 12.5 वर्ष का 12.5 ईयर का अंतर होना चाहिए कम से कम। पिता जो है इतनी एज कम से कम उसका ज़्यादा हो उस बच्चे से, तभी ये माना जाएगा कि ये पिता पुत्र हो सकते हैं, अदरवाइज माना जाएगा कि ये सही नहीं है और वो वाइड मान लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे कि द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी बाई ए पर्सन मस्ट नॉट ओनली बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी बाई ए पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा जो ये स्वीकृति की जा रही है पितृत्व की, वो केवल इस बात तक सीमित नहीं होना चाहिए कि वो उस बच्चे का पिता है और वो बच्चा उनका, वो बेटा उनका है या वो बेटी उस व्यक्ति की है जो एक्नॉलेजमेंट कर रहा है। इट शुड आल्सो बी द इफेक्ट दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द चाइल्ड एज हिज लेजिटिमेट चाइल्ड। ये इसका प्रभाव ये भी होना चाहिए कि उसने उस बच्चे को अपना लेजिटिमेट चाइल्ड के रूप में स्वीकार किया है। फॉर ऑल पर्पजेज, उन सभी उद्देश्यों के लिए, इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस। जैसा कि आपने पहले ही देख लिया था ये किस पर्पज के लिए एक मेथड के रूप में देखा गया है, तो ये इनहेरिटेंस पर्पज के लिए। तो इसलिए केवल वो इस बात को नहीं स्वीकार कर सकता कि नहीं ये बेटा मेरा है बाकी कुछ नहीं। बेटा है, लेजिटिमेट बेटा है या बेटी है, तो इनहेरिटेंस का राइट्स भी उसको मिलना चाहिए उस बच्चे को, जो बच्चा एक्नॉलेजर के द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है कि वो उसका बेटा या बेटी है। देयर मस्ट बी क्लियर इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्नॉलेजर। तो एक्नॉलेजर के पार्ट पे एकदम क्लियर इंटेंशन होना चाहिए दैट ही हैज़ नॉट ओनली एक्सेप्टेड टू बिकम फादर ऑफ ए चाइल्ड बट आल्सो एक्सेप्टेड द चाइल्ड एज हिज लेजिटिमेट इशू। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि उसने केवल इस बात को ही नहीं स्वीकार किया है कि उसका फादर है, बल्कि ये भी क्लियर होना चाहिए कि उसका लेजिटिमेट चाइल्ड है। कैजुअल लव
and affection towards a child is not sufficient to confer legitimacy on the child। केवल कैजुअल लव और अफेक्शन जो है किसी बच्चे के प्रति, ये केवल पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है किसी बच्चे को लेजिटिमेट बनाने के लिए। अंडर मुस्लिम लॉ देयर इज, अब आप 5वें पॉइंट पढ़ेंगे। 5वां पॉइंट कहता है कि अंडर मुस्लिम लॉ देयर इज अ प्रोविजन दैट द एक्नॉलेज्ड चाइल्ड हैज़ एन ऑप्शन टू रिपुडिएट द एक्नॉलेजमेंट। मतलब उस बच्चे को ये ऑप्शन देता है कि वो बच्चा इस ऐसे एक्नॉलेजमेंट को चाहे तो रिपुडिएट कर सकता है, अपने अस्तित्व के एक्नॉलेजमेंट को वो रिपुडिएट भी करने का बच्चे को राइट देता है मुस्लिम लॉ। कब देता है? तो अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ डिस्क्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, जब उसको डिस्क्रेशन की एज प्राप्त हो जाए, ऐसी एज में आ जाए कि उसके पास अपना एक डिस्क्रेशन हो और उसकी अपनी एक समझ उसमें उत्पन्न हो चुकी हो, तब ऐसी एज में आकर के वो बच्चा क्या कर सकता है, ऐसे एक्नॉलेजमेंट को चाहे तो रिपुडिएट कर सकता है। द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी इज देयरफॉर नॉट वैलिड वेयर सच अ चाइल्ड हैज़ रिपुडिएटेड द एक्नॉलेजमेंट ऑन अटेनिंग डिस्क्रेशन। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा डिस्क्रेशन की एज को प्राप्त कर लेता है और उस समय वो अगर ऐसी एक्नॉलेजमेंट को अगर रिपुडिएट कर देता है, तो ऐसा एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी जो है वो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि वो वैलिड नहीं रह जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, रिपुडिएशन ऑफ द फादर चाइल्ड रिलेशनशिप बाय द चाइल्ड negatives the acknowledgement of paternity or a valid acknowledgement, it is necessary that the acknowledged child has not repudiated it। तो ये जो बच्चा अगर रिपुडिएट कर देता है तो ये निगेटिविटी को लाता है, इसलिए वैलिड एक्नॉलेजमेंट के लिए आवश्यक है कि पिता और पुत्र के बीच में क्या होना चाहिए, ये संबंध बना रहे और बच्चा आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ डिस्क्रिशन एंड अंडरस्टैंडिंग ही मस्ट नॉट रिपुडिएट the acknowledgement। If the child repudiates the acknowledgement, then it is not valid। Legal effect of acknowledgement of paternity is irrevocable। अब इसका लीगल इफेक्ट क्या है एक्नॉलेजमेंट का? एक्नॉलेजमेंट ऑफ जो पैटर्निटी है, पितृत्व की अब स्वीकृति है, इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा, वो इर्रिवोकेबल है। लीगल इफेक्ट ऑफ वैलिड एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी में बी समराइज्ड एज अंडर। तो ये जो लीगल इफ़ेक्ट है पैटर्निटी के स्वीकृति का, उसको इस तरीके से समराइज किया जा सकता है। द चाइल्ड सो एक्नॉलेज्ड बिकम्स द लेजिटिमेट इशू ऑफ द एक्नॉलेजर एंड इट्स पैटर्निटी इज एस्टैब्लिश्ड। तो जो चाइल्ड है जिसकी स्वीकृति इस तरीके से करी गई है, बिकम्स लेजिटिमेट इशू, अब वो क्या होता है, वो वैध इशू हो जाता है, वैध बच्चा हो जाता है ऑफ द एक्नॉलेजर, ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्ति इस तरीके की एक्नॉलेजमेंट कर रहा है, एंड इट्स पैटर्निटी इज एस्टैब्लिश्ड, और उसका प्रतित्व क्या है, स्थापित हो चुका होता है उसके एक्नॉलेजमेंट के द्वारा। एज ए लेजिटिमेट इशू द चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्नॉलेजर, इट्स मदर एंड अदर रिलेशंस। तो अब ये जब एक्नॉलेजमेंट हो जाने के बाद बच्चे को राइट हो जाता है कि वो अपने ऐसे व्यक्ति के जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट करने का राइट उसको मिल जाता है, उसकी मदर को मिल जाता है, और अदर रिलेशंस को भी इस एक्नॉलेजमेंट के द्वारा इनहेरिट करने का राइट मिल जाता है। तीसरा क्या लीगल इफेक्ट होगा, तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड्स पैटर्निटी आल्सो इस्टेब्लिश्ड अ लॉफुल मैरिज बिटवीन द चाइल्ड्स मदर एंड द एक्नॉलेजर। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी के द्वारा इस बात को भी स्थापित कर दिया जाता है कि जो मैरिज है उस एक्नॉलेजर और उस बच्चे की मदर के बीच में वो क्या है, वो एक लॉफुल मैरिज एग्जिस्ट कर रही है। द चाइल्ड्स मदर एग्जिस्ट करने लगती है आफ्टर एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि पहले तो अनसर्टेन होता है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट हो जाने के बाद मदर और एक्नॉलेजर के बीच में जो मैरिज है वो भी लॉफुल हो जाती है। द चाइल्ड्स मदर गेट्स द स्टेटस ऑफ द वाइफ, और चाइल्ड्स की जो मदर है उसको वाइफ का दर्जा मिल जाता है। और किसकी वाइफ, तो ऑफ द एक्नॉलेजर, ऐसे व्यक्ति का की वाइफ जो अब स्वीकृति कर रहा है। एंड सी टू इज इंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ हर हस्बैंड, और वह भी इंटाइटल हो जाती है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करने के लिए, जो हस्बैंड उसका एक्नॉलेजमेंट के द्वारा हुआ है, इस्टैब्लिश हुआ है। आपने देखा कि जो लीगल इफ़ेक्ट है वो क्या है, पहली बात वो
क्या हो जाता है, लेजिटिमेट इशू हो जाता है। दूसरी बात, आपने देखा कि इस लेजिटिमेट इशू होने के नाते वो अपने पिता माता या अन्य रिलेशन से जो हैं उन सब के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करने के लिए इंटाइटल हो जाता है। तीसरा, आप देखते हैं कि इस एक्नॉलेजमेंट के द्वारा एक्नॉलेजर और उस बच्चे की मदर के बीच में जो शादी होती है वो लॉफुल हो जाती है, और उसको भी ये अधिकार हो जाता है कि वो अपने हस्बैंड की जो एक्नॉलेजमेंट के द्वारा हस्बैंड उसका है वो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सके। तो आपने ये देखा इसका लीगल इफ़ेक्ट है। एंड आफ्टर दिस वी विल सी एक्नॉलेजमेंट एंड एडॉप्शन में डिस्टिंक्शन क्या है। तो एडॉप्शन जो है, एडॉप्शन डिफर्स मटेरियली फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट। एडॉप्शन क्या है, मटेरियली डिफरेंट है कहाँ, किससे, एक्नॉलेजमेंट से, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी से। इन एडॉप्शन द एडॉप्टी इज़ द नोन सन ऑफ अनदर पर्सन। जब हम लोग देखते हैं कि एडॉप्शन की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये एकदम नोन होता है, वेल सेटल्ड फैक्ट होता है कि वो जो बच्चा है जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है, ही इज़ द सन ऑफ अनदर पर्सन, कि तो वो क्या है, वो दूसरे का बच्चा है, उसको अडॉप्ट करने जा रहे हैं। वाइल वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ द एक्नॉलेजमेंट इज़ दैट द एक्नॉलेज मस्ट नॉट बी नोन सन ऑफ अनदर। तो लेकिन देखिए एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, ये मस्ट नॉट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा पहले से ये सेटल्ड हो कि ये किसी दूसरे का है। अगर ऐसा होगा तो ऐसे बच्चे का एक्नॉलेजमेंट किया ही नहीं जा सकता है। उसकी पैटर्निटी क्या होनी चाहिए, वो अनसर्टेन होनी चाहिए, तभी वो हो सकता है। और मैरिज क्या होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी इन एडॉप्शन द अडॉप्टी is the known son of the another person, while one of the essential of the acknowledgement is that the acknowledged must not be known son of the another. In Muhammadan law, Muslim law में देखेंगे the acknowledger is presumed to be the lawful father of the acknowledgee। और मुस्लिम विधि के अंतर्गत आप देखेंगे जो एक्नॉलेजर है, जो अभिस्वीकृति करता है, उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि वो विधिपूर्ण पिता है किसका, जिस बच्चे के लिए एक्नॉलेजमेंट किया गया है। तो the acknowledgee is supposed to have been born out of the lawful wedlock। तो एक्नॉलेजी को ये माना जाता है कि इसका जो जन्म हुआ है वो लॉफुल वेडलॉक, लॉफुल मैरिज के अंतर्गत हुआ है। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी अंडर मुस्लिम लॉ इज़ द नियरेस्ट अप्रोच ऑफ एडॉप्शन। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी अंडर मुस्लिम लॉ इज़ द नियरेस्ट अप्रोच ऑफ एडॉप्शन। अब ये जो पैटर्निटी एक्नॉलेजमेंट के ऑफ पैटर्निटी है, पैटर्निटी का एक्नॉलेजमेंट मुस्लिम विधि के अंतर्गत क्या है, ये आप देखेंगे कि एक नियरेस्ट अप्रोच है किस चीज़ का, एडॉप्शन का। बट द टू प्रोसेसेस ऑफ फिलिएशन आर क्वाइट डिफरेंट। लेकिन दोनों प्रोसेसेस क्या हैं, वो पूरी तरीके से भिन्न हैं। एंड देयर कंपैरिजन विल गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ सब्जेक्ट। और इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि जो कंपैरिजन है वो एकदम अलग है। तो दोनों को इस तरीके से नहीं किया जा सकता कि एडॉप्शन भी और एक्नॉलेजमेंट दोनों एक है, दोनों दो चीज़ें हैं। एन अडॉप्टी इज अ सन ऑफ अनदर पर्सन, जिसे अडॉप्ट किया जा रहा है वो बच्चा क्या होता है, वो दूसरे का बच्चा होता है। इट प्रोसीड्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पैटर्निटी, और ये प्रोसीड करता है कैसे, एक्चुअल पैटर्निटी के आधार पर। इफ़ द सन इज प्रूव्ड टू बी अदर्स एक्नॉलेजमेंट इज इनइफेक्टिव। अगर एक्नॉलेजमेंट के द्वारा ये प्रूव हो जाए कि नहीं नहीं ये बच्चा तो दूसरे का है, पहले से स्थापित है, पहले से इस्टेब्लिश्ड है, तो वो जो होगा एक्नॉलेजमेंट तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे डिफरेंस, इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय ए गिफ्ट फ्रॉम द नेचुरल पेरेंट्स टू द एडॉप्टिव पेरेंट्स। ये इस्टेब्लिश्ड होता है गिफ्ट के द्वारा, एक उपहार दे करके। किसकी तरफ से उपहार होता है, जो नेचुरल पेरेंट्स हैं, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उनके द्वारा किसी ऐसे पेरेंट्स को जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, जो एडॉप्शन में बच्चे को ले रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट नोन एंड एट दैट सेम टाइम चाइल्ड इज़ नॉट प्रूव टू बी अ चाइल्ड ऑफ अनदर पर्सन। और एक्नॉलेजमेंट कब पॉसिबल है, जब ये हो कि उसकी पैटर्निटी एक अनिश्चित है, ये पता ही नहीं है कि कौन इसका पिता है, और अभी उसको साबित ही नहीं किया जा सकता है कि ये, जिसको साबित ही नहीं किया जा सकता कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का बच्चा है, तब ऐसी स्थिति में ही एक्नॉलेजमेंट हो सकता है।
Parentage of adoptive family is affiliated after renouncing the natural family. Parentage of adoptive family को affiliate कब किया जाता है? जब नेचुरल फैमिली जो है उसके द्वारा रिनाउंस कर दिया जाता है, उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है, रिनाउंस कर दिया जाता है, तब वो जो एडॉप्टिव फैमिली है उससे वो बच्चा जुड़ पाता है. नो सच ट्रांसप्लांटेशन इज पॉसिबल इन एक्नॉलेजमेंट. इस तरीके का कोई ट्रांसप्लांटेशन एक्नॉलेजमेंट में संभव ही नहीं है. इट हैज़ नो कंसेप्शन बिटवीन द नेचुरल डिसेंट ऑफ द अडॉप्टी एंड द अडॉप्टिव फादर. ये कहते हैं इट हैज़ नो कनेक्शन बिटवीन द नेचुरल डिसेंट ऑफ द अडॉप्टी के नेचुरल डिसेंट और अडॉप्टिव फादर के बीच में कोई भी ऐसा कनेक्शन होता ही नहीं है. इट रिलेट्स टू द थ्योरी ऑफ एक्चुअल डिसेंट ऑफ द नॉलेज बाय लेजिटिमेट मीन्स. और एक्नॉलेजमेंट में देखेंगे क्या है, ये रिलेट्स करता है, ये संबंधित होता है थ्योरी ऑफ एक्चुअल डिसेंट के सिद्धांत पे. द एक्नॉलेज बाय लेजिटिमेट मीन्स, विधिक मीन्स के द्वारा एक्नॉलेज करके. द मोटिव ऑफ एडॉप्शन में भी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल. एडॉप्शन का पर्पज़ जो होता है वो रिलीजियस हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट में आपने क्या देखा था, देयर इज़ नो सच रिलीजियस और स्पिरिचुअल मोटिव. यहाँ कोई ऐसा रिलीजियस या स्पिरिचुअल मोटिव नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये केवल एक मेथड के रूप में देखा गया है. किस पर्पज़ के लिए? इनहेरिटेंस पर्पज़ के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्नॉलेजमेंट क्या है. एक्नॉलेजमेंट एक तरीके की अविस्वीकृति है. अविस्वीकृति किसकी है? किसी ऐसे बच्चे के प्रतित्व की अविस्वीकृति है कि मैं उसका पिता हूँ, जिस समय वो कंसीव किया या जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय ऐसे एक्नॉलेजर और उसकी मदर के बीच में मैरिज अनसर्टेन थी. ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी इट इज़ एक्नॉलेज्ड बाय द फादर एंड बाय सच वे द चाइल्ड बिकम्स लेजिटिमेट चाइल्ड. दूसरी चीज़ ये जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है कि वो बच्चा किसी भी कीमत पे किसी दूसरे का बच्चा पूरी तरीके से घोषित ही ना हुआ हो. ऐसा ना हो कि एकदम वेल एस्टेब्लिश हो कि ये बच्चा किसी और का बच्चा है, और अगर नॉन फादर उसके पहले से हैं तो कोई ऐसे बच्चे के लिए एक्नॉलेजमेंट कोई अनदर व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है. ये आपने देखा. एक्नॉलेजमेंट का लीगल इफ़ेक्ट आपने देखा क्या होता है. इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए कि इलीगल मैरिज नहीं होनी चाहिए. इनलीगल ऐसा कोई मैरिज के दौरान आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे का जन्म ना हुआ हो जो प्रोहिबिटेड बाई मुस्लिम लॉ हो, या किसी ऐसे मैरिज के दौरान ना हुआ हो जो क्या है सब्सटेंटिव जो मुस्लिम लॉ है. आप देखेंगे ऐसे ना हो कि ये जो इलिसिट इंटरकोर्स के दौरान बच्चे का जन्म हुआ हो. तो इस तरीके से ये टॉपिक आपकी यहीं समाप्त होती है.